नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जो सबसे पहली खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी दौरान भारत सेशल्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जो सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग, तकनीकी सहयोग और भविष्य के रणनीतिक परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों का सहयोग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों तक फैला हुआ है। $175 मिलियन के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जो सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य रक्षा और मैरीटाइम सुरक्षा जैसे क्षेत्र में ठोस परियोजनाओं का समर्थन करेगा। फिटनेस और डिजिटल समाधान के सहयोग में आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने। डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति हार्मनी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये माइलस्टोन्स हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। इंडिया एंड सेशल्स are connected not just by geography but by history, trust and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशल संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के
आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में जानकारी दी है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री पड़ोसी देशों के बीच मजबूत साझेदारी पर गहन चर्चा की है। भारत ने हार्मनी द्वारा विजन महासागर जैसी महत्वाकांक्षी समुद्री परियोजना में समर्थन देने की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत सेशल्स संबंधों में नई संभावनाओं और सहयोग के अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों नेता व्यापार, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर विशेष जोर देंगे। इस मुलाकात से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने के साथ ही समुद्री पड़ोसियों के बीच संवाद और सुरक्षा अधिकारित सहयोग का बढ़ावा भी मिल सकता है। दोनों दिशा में इसको बढ़ावा मिल सकता है। दिल्ली से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जीबी पंत अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया है। अब अस्पताल में नवीनतम सीटी स्कैन, कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू मौजूद हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और तांत्रिक संबंधी बीमारियों को शीघ्र उसका पता लगा लेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को हर नागरिक के लिए उत्तम और सुलभ बनाना है, ताकि किसी को भी निजी अस्पताल पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने बताया है कि ये उपकरण जीवन रक्षक साबित होंगे और आम आदमी के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करेंगे। 1 वर्ष पूरा करने के मौके पर ये कदम सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार की दिशा में एक अहम पहल भी मानी जा रही है। दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैनर, न्यूरो कैथ लैब, न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया गया। ये सच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में इस तरह की अत्याधुनिक मशीनों का लगना कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के हर नागरिक और यहाँ तक कि बाहर राज्यों से भी आए हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये सुविधा है। और हमने कोशिश की है कि अपने स्वास्थ्य तंत्र को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाएं, क्योंकि जो मशीनें आज यहाँ लगाई गई हैं वो अपने आप में बहुत ही आधुनिक हैं। और सरकार का लक्ष्य भी यही है कि हम पूरी तरीके से अपने अस्पतालों में दिए जाने वाले इलाज को इतना अपडेटेड करें, उसमें अमीर गरीब का फर्क पूरी तरीके से खत्म हो और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की दहलीज पे जो इलाज मिलता है उसके लिए कोई व्यक्ति मोहताज ना हो। मुझे खुशी है जीबी पंत अस्पताल में 256 स्लाइड फिलिप्स सिटी 7500 सिटी स्कैनर लगाया गया है और ये अपनी ही श्रेणी का पहला और देश के चुनिंदा प्रतिष्ठानों में से स्थापित उपकरणों में एक है। बहुत आधुनिक है ये। और नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में ये पहले प्रकार का सिटी स्कैनर है जो दिल्ली में लगा है और दिल्ली के हमारे जीबी पंत हॉस्पिटल में ये लगाया गया है, जो कि कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल और एंजियोग्राफी से जुड़ी हुई बीमारियों को शीघ्र पहचान भी कर पाएगा और बहुत ही काम करते हुए ये जीवन रक्षक भी स्थापित होगा। आज न्यूरो विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए फिलिप्स का हमने एंजियोरियन मोनोप्लेन न्यूरो कैथ लैब, ये कैथ लैब जो आज यहाँ स्थापित की गई है, ये जो हमारा हॉस्पिटल है जो कि 1964 से
सेवा में, शिक्षा में और अनुसंधान में बहुत ही गौरव। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि नरवणे किताब के मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें और विपक्ष के सदस्यों को बोलने ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने झूठ कहा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जबकि वास्तव में ये प्रकाशित हो चुकी है और उन्हें इसकी एक कॉपी भी मिल चुकी है। उन्होंने सदन में सदस्यों के सस्पेंशन किताबों का हवाला देने और प्रधानमंत्री के प्रति लगाए जा रहे कथित खतरों के आरोपों पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री डर के कारण सदन में नहीं आए और सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामला केवल किसी किताब या विवाद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रतीक है। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak. ओलंपियाड प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा और ज्ञान दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, भाषा और सामान्य ज्ञान के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। ओलंपियाड का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सिखाने की रुचि बढ़ाना, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे विकसित करना है और उन्हें देश विदेश के स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने कौशल का आकलन करने का मौका मिलता है और उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि वो किस क्षेत्र में मजबूत हैं और कहां सुधार की आवश्यकता उन्हें है। शिक्षक और माता पिता भी इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते हैं। ओलंपियाड की तैयारी में मेहनत और लगन आवश्यक होती है और जो छात्र इसे सफलता से पार कर लेते हैं उन्हें आगे की शिक्षण और करियर में भी ये अनुभव बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए हर विद्यार्थी को अपनी रुचि के विषय में ओलंपियाड में भाग लेने की कोशिश करना जरूरी है। जिला कष्ट निवारण समिति की इस परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज बैठक में? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। तो सड़कों की बात आई है, उन सड़कों का भी अभी नवीनीकरण हो जाएगा। कुछ सीवरेज की समस्याएं थी, उस सीवरेज समस्या का भी समाधान होगा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं आमजन की, उनको समाधान करना है। सम्मान करेंगे खिलाड़ी। हाँ, अभी वही बात करूंगा आपसे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के ACS को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन। बरेली से अगली खबर है। भोजपुरिया के गांव पिपरिया में कोर्ट के आदेश पर अवैध मस्जिद तोड़ी गई है। इस बार ऑल इंडिया मस्जिद-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश अध्यक्ष नदीम कुरैशी ने कहा कि मस्जिद को तोड़ना सरासर गलत है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सड़क किनारे बनी तमाम अवैध मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। पार्टी ने सभी मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि अगली नमाज में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाए।
इसके तहत लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे और जिला प्रशासन पर धार्मिक स्थलों को गैर कानूनी तरीके से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है। और ये पूरा मामले की संवेदनशीलता को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, बरेली जनपद के अंदर 2 दिन पहले भोजीपुरा विधानसभा में एक मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई बरेली प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन बरेली प्रशासन का कहना यह है कि हमने वो कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। तो हम भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक कोर्ट का हम लोगों ने सम्मान किया, कोर्ट के हर फैसले का स्वागत किया। लेकिन आज भी हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक सवाल हमारा यहाँ खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? कोर्ट ने आदेश किया और कोर्ट ने जो भी आदेश किया, जैसा कि बरेली प्रशासन कह रहा है, लेकिन हमारी जानकारी में यह है कि ऐसा कोई आदेश अगर है तो उसे दिखाया जाए, सामने रखा जाए। जिस तरह से मस्जिद को शहीद किया गया, ये सरासर बेईमानी है। हमारे अगली खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुरा कला गांव में रात के समय पुलिस द्वारा घरों में दबिश देने और महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आधा दर्जन से अधिक घरों में पुलिस घुसकर सामान तोड़फोड़ कर रही थी। ग्रामीणों का इसमें यह आरोप है कि पुराने मुकदमों के बहाने बार बार परिवारों को परेशान किया जाता है और रात में अचानक घरों में घुसकर बच्चों और महिलाओं से भय और दहशत उसमें फैल गई है। जब पुलिस रात में घरों में आती है तो जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, उनमें दहशत फैल गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मामले में कोतवाली अधिकारियों ने जांच करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। पीलीभीत के बिसालपुर मंडी में धान किसानों ने मंडी सचिव नाजिम पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। किसानों का यह कहना है कि जानवरों में धान लेकर मंडी जाने पर सचिव के कर्मचारियों ने 1000 प्रति टॉली वसूली की है और लेकिन उनका धान मंडी में नहीं बिका है। धान सेंटर अब बंद हो गया है। किसानों ने कहा है कि उन्होंने रिश्वत दी लेकिन धान भी नहीं तौला गया। ऐसे में उन्होंने डीएम से मंडी सचिव नाजिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का तुरंत आश्वासन भी जताया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई डीएम द्वारा की जाती है। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में विधानसभा में सपा के सदस्यों ने जो आचरण किया है उसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण के दौरान सपा के सदस्यों ने घटिया व्यवहार किया है और महिला राज्यपाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया। मौर्य ने इस अराजकतावादी मानसिकता की घोर निंदा की है और कहा है कि सपा का ये व्यवहार सिर्फ सदन तक सीमित नहीं है बल्कि सड़कों और जनता के बीच भी ऐसा ही व्यवहार दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा जिस पर वो सही ढंग से चर्चा कर सके। उप मुख्यमंत्री का ये बयान विधानसभा में अनुशासन और सम्मान बनाए रखने की जरूरत पर जोर देता है। अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही घटिया अपना जो आचरण है उसको सदन के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया। पूरे समय हंगामा करते रहे। एक इतनी वरिष्ठ और महिला मामले में राज्यपाल जी के प्रति उन्होंने कोई सम्मान दिखाने का काम नहीं किया। ऐसी अराजकतावादी मानसिकता की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी का जो आचरण जनता के बीच में रहता है, सड़कों में रहता है, वही सदन में भी रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसमें वह सही ढंग से सदन में चर्चा कर सके। उनके पास केवल हंगामा खड़ा करना, सदन का समय बर्बाद करना और बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन करना। सब लोग महामहिम जी के अभिभाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही निम्नतम तरीके से बाधा डालने का काम किया, लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम किया, जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और महामहिम राज्यपाल जी से वह क्षमा मांगे, सदन से क्षमा मांगे
ऐसी आशा करता हूं और आगे उनके पास जो भी सवाल है सवाल लेकर के आए, सरकार जवाब देगी। अभिभाषण के दौरान अगली खबर मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी जनपद के किशनी तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का जो मामला है वो सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान बलराज सिंह यादव ने राष्ट्रपति और ग्राम सभा के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत और प्रशासन से इसकी सभी गंभीरता की जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक तहसील के कुछ कर्मचारी मिली भगत के चलते कार्रवाई ढंग से बस्ते में डाल दी थी। जांच के नाम पर गलत रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को गुमराह किया जा रहा था। स्थानीय लोग और जो प्रधान है वो कह रहे हैं कि अगर घाटा संख्या 4256 की सही पैमाइश कराई जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये मामला प्रशासनिक चुप्पी और सरकारी जमीन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। सूरत से अगली खबर आ रही है। सूरत के उधना इलाके में बाइक पर जा रही महिला के साथ चैन खींची गई है उसकी। ये पूरा मामला तब सामने आया जब इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी साहिल उर्फ साहू को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साहिल है उसका नाम साहू है और वो मूल रूप से लिंबायत इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पहले भी वो कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और कई बार जेल भी जा चुका है। घटना के समय महिला गनीमत से गंभीर चोटिल नहीं हुई, लेकिन उसकी चोरी की गई चैन पुलिस ने बरामद कर ली है। उधना पुलिस ने पूरे इलाके में जाल बिछाकर इस चैन घसीटने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि अन्य संभावित अपराधों का भी पता लगाया जा सके। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में राहत की भावना पैदा हुई है और पुलिस लगातार ऐसे अपराधों पर नजर अपनी बनाए हुए है। उधना पुलिस स्टेशन इलाके में जनवरी 31 को एक स्नैचिंग का बनाव बना था, जिसमें पुलिस ने स्पॉट पे जाके विजिट किया था और अलग अलग रूट के सीसीटीवी एनालिसिस करके आरोपी को आइडेंटिफाई किया था। आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और आरोपी ने इंट्रोगेशन में 2 जगह पे स्नैचिंग किया था, कन्फेशन किया हुआ। एक उधना पुलिस स्टेशन का ऑफेंस डिटेक्ट हो रहा है और दूसरा अडाजन पुलिस थाने का ऑफेंस डिटेक्ट हो रहा है। आरोपी का नाम है साहिल उर्फे साहू, जो लिंबायत मेढीखाड़ी का रहने वाला है और आरोपी का गुनाहित हिस्ट्री भी है। आगे 10 बार वो अलग अलग ऑफेंस में अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, मुद्दामाल रिकवर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।